कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी लिखी है राजेंद्र बाला घोष ने, जो बंग महिला के नाम से फेमस हुई थी। अब उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है लेखिका का। हिंदी की प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 में बनारस में हुआ था। मतलब जो राजेंद्र बाला घोष है, जिनको हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म जो हुआ था 1882 में हुआ था, बनारस में हुआ था। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। मतलब हिंदी नवजागरण, मतलब हिंदी में जब नयापन आ रहा था, हिंदी कहानियों का नयापन आ रहा था, जो भी आ रहा था, उस नवजागरण काल की पहली लेखिका थी वो। उनके पिता का नाम रामप्रश्न घोष और माता का नाम निदरवासिनी घोष था। मतलब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नेट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उनका जन्म 1882 में होता है। उनके पिताजी का नाम था राम प्रसन्न घोष, उनकी माताजी का नाम निदरवासिनी घोष था। उन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता था। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उनको बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से भी पुकारा जाता था। उनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था। उनके पति का नाम था पूर्ण चंद्रदेव। सन 1904 से 1917 तक उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। मतलब 1904 से लेकर 1917 तक उनकी बहुत सारी रचनाएं अलग अलग पत्रिका कहते हैं मैगजीन्स होती हैं, उनके अंदर छपती रही। अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु, उनके 2 बच्चे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और पति के निधन से वे टूट गई थी। मतलब उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी, उनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को भी विराम दिया। मतलब इतना गहरा सदमा लिखा कि उन्होंने लिखना भी छोड़ दिया, ठीक है। अब इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं, जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में लिखी गई, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 में। ये सब सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने शुरू की थी। भाई बहन 1908 में, बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई। डालिया 1909 में, हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये इनकी कुछ कहानियां हैं, और उनकी ज़्यादातर कहानियां जो है वो सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई है। उनकी एक कहानी जो थी भाई बहन, वो बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है, इनकी लेखिका के बारे में। अब इस कहानी के बारे में पढ़ते, कहानी क्या है। इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका, जो बंग महिला के नाम से जानी जाती है। अब कहानी शुरू होती है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। मतलब यहाँ पर लेखिका चंद्रदेव से बातें करना शुरू करती है, उनके चरणों में प्रणाम करती है। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। वो चंद्रदेव से कहती है उन्हें कुछ 2-4 बातें उनसे करनी है। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, मतलब सुनकर अनसुना मत करना। आपने अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। मतलब बड़प्पन, मतलब शांत होकर बस मेरी बातें सुन लेना, यही आपका बड़प्पन है। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल के में चिरकाल से वास करते हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत लंबे समय से इस आकाश मंडल में रहते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी सृष्टि हुई होगी। और अगर ये बात सच है तो जैसे ही ये संसार का जन्म हुआ था, वैसे ही आपकी भी सृष्टि हुई होगी, आपका भी निर्माण हुआ होगा। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप काफ़ी बूढ़े हैं, बहुत पुराने, क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तभी आपका निर्माण हुआ होगा। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? मतलब आप इतने बूढ़े हो गए, क्या आपके डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसफ़र नहीं होता? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? आपकी गवर्नमेंट जो है क्या पेंशन नहीं देती? बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते, अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, आपका बहुत प्रमोशन हो जाता, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते हैं। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते हैं। मतलब आप पृथ्वी पर होते तो आपका प्रमोशन हो गया होता, और इस समय तो आपको रिटायरमेंट भी हो जाती और आपको पेंशन मिलती, और आप जाकर भगवान का नाम याद करते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, आप तो मर नहीं सकते।
तब परलोक बनाना कैसा। अगर आपको मरना ही नहीं तो परलोक बनाने का मतलब ही नहीं बनता। वो हो देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, देवता भी पक्षपात करते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। तो अंग्रेजों ने पक्षपात किया, तो यहाँ तो भगवान ने ही पक्षपात किया, खुद तो अमर हो गए अमृत पीकर। तो जब अंग्रेजों ने पक्षपात किया तो उसमें क्या आश्चर्य। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो, एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। अगर आप अंग्रेजी जाति की सेवा करना चाहते हैं तो अपनी एक एप्लीकेशन जो भारत के जो भगवान हैं लॉर्ड कर्जन उनके पास भेज दो। आशा है कि आदरपूर्वक आपको अवश्य आवाहन करेंगे, वो बुलाएंगे जरूर आपको, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, तो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। मतलब कहता है अगर आप हमारे भारत जैसी, आप हमारे भारत मतलब भारत के लोग तरह काले तो है नहीं, कृष्णांग मतलब काले तो है नहीं, तो आपको अच्छी नौकरी देने में उन गोरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मतलब आपके अंदर सारे गुण हैं, आप कार्य में निपुण हैं, मतलब परफेक्ट काम करते हैं। परिश्रमी मतलब मेहनती हो आप, बहुदर्शी बहुत कुछ देख सकते हो, कार्यकुशल कार्य में निपुण हो, और आपका स्वभाव भी अच्छा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, मतलब जब हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन जाएंगे, मतलब भारत के भगवान ही बन जाएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे। मतलब वो अपने पास आपको भर्ती कर ही लेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल से प्रचलित थे वे ही सब अब भी है। मतलब जो रूल्स रेगुलेशन आपके टाइम में थे ना, वो आज भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मतलब यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, जो पहले था वो अब नहीं है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। मतलब आपकी आंखों की जो नजरें हैं वो कमज़ोर हो गई होंगी, क्योंकि आधुनिक भारत का संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगती है। क्योंकि हमारे जो नई जनरेशन आ रही है उनको बचपन में ही चश्मा लग जाता है, तो आपकी तो आंखों की ज्योति मंद पड़ ही गई होगी, आपकी भी नज़रें कमज़ोर हो गई होंगी। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। मतलब आपकी नज़रें कमज़ोर हो गई होंगी, इसीलिए आप वहाँ से हमारे भारत को नहीं देख पाएंगे। मतलब हमारी हालत कितनी ख़राब है वो आपको नहीं दिख रही होगी। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए, एक भारत में आइए, देख के जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है कि आप एक बार आकर देखें। पर 8वें दिन नहीं तो महीने के एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आप हॉलीडे अवश्य ही रहती होगी। मतलब अगर हफ्ते के अंत में नहीं, जैसे हर वीकली ऑफ नहीं होता होगा आपका, महीने में एक छुट्टी तो होती होगी अमावस्या के दिन। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं, तो उस छुट्टी के दिन आप आकर भारत का भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, नूतन मतलब नए, कितने ही नए दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। आपको ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे कि आप चकरा जाओगे। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना अवश्य ही उचित है। चलो एक दिन में आप पूरे भारत को नहीं घूम सकते, तो राजधानी कलकत्ता में आकर कलकत्ता ही घूम जाओ बस। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। मतलब यहाँ के जो कारखानों में जो काम करते मजदूर, तो उसको देखकर आपको पता चलेगा कि ये जो है विश्वकर्मा से भी तेज है। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वे बेचारी भी यहाँ के मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो बिजली है, जैसे बादल आने पर बिजलियाँ कड़कती है, वो अपनी मर्जी से कड़कती है, वो भी आज मनुष्य के हाथों का खिलौना बन गई है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यदि नीरद वासिनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं, आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज मतलब हाथी, किसी का हंस, किसी का बैल,
किसी का चूहा, मतलब ये सब उनके वाहन है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। मतलब यहाँ पर सारा बोझ जो है चपला और अग्निदेव के माथे पे हो गया। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। ठीक है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। मतलब जो अंग्रेज है हमारे यहाँ, मतलब श्वेत महाप्रभु, उन्हीं को कहा अंग्रेजों को ही, उन्हें अगर कोई कहीं प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने सीधा इलेक्ट्रिसिटी बना दी। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ के युवक हैं वो लकड़ी के पुतले बने, सिर्फ उनका मुंह देखते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ बना देते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं होता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वे छू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। मतलब जो औरतें हैं वो उनकी दासियां बनकर रह गई, कुछ नहीं कर सकती। हरिपो द्रव्य त्रिलोक को पावनी, सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। मतलब गंगा यमुना के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके भी दिन खराब आ गए हैं। वह भी अब स्थान स्थान से बंधनग्रस्त हो चुकी है। मतलब उनको बांध दिया गया, उनके ऊपर बांध बना दिए गए। उनके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। मतलब पुल बना दिए गए, बड़े बड़े खंबे लगा दिए। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। मतलब अमरावती देवलोक की नदी है और जो सुरेंद्र का है वो भगवान इंद्र को कहा गया है। ठीक है। तो अगर वो कलकत्ता को देखेंगे ना तो इंद्र भी कहेंगे कि जो उनकी अमरावती है वो फीकी पड़ गई है हमारे सामने। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहे हैं। मतलब वहाँ के जो गार्डन वगैरह जो है, यहाँ के ईडन गार्डन के सामने, कलकत्ता में ईडन गार्डन है, उसके सामने फेल है वो। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विधा दिग्गजों के विधा चमत्कारिणी है। मतलब जो सरस्वती देवी, विद्या की देवी जिसे माना जाता है, वो भी यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय में जो लेक्चरार्स वगैरह है उनको देखकर कहेंगे ये तो चमत्कारी हैं सारे, इनको बहुत ज़्यादा, इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी का सम्मान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। मतलब कार्तिकेय जो शिव जी के पुत्र हैं उनको देवों का सेनापति कहा जाता है। अगर वो फोर्ट विलियम को देखेंगे, फोर्ट विलियम उनका फौजी है, उसको देखेंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जसते हैं। जो देव सेनापति हैं जो कार्तिकेय हैं वो बंगाली बाबू जैसे लगते हैं। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। मतलब कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सौहार्द्रा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। कुबेर जो है उनके कोषाध्यक्ष माने जाते हैं। कोषाध्यक्ष जो पैसे वैसे का हिसाब रखते हैं, तो वो भी चकरा जाएंगे। किसको? मिंट को कहा, मिंट को देखकर, जो यहाँ अंग्रेजों के हैं, टकसाल हैं। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित व सविनय आहूत करती हूँ। मतलब आपसे विनय करती हूँ कि आप ये सारी सीन देखने धरती पर जरूर आए। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु के कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शासधर, शासलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, मतलब जो कलंक लगा हुआ है उसको आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञावित पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ ऐसे ऐसे पंडित हैं, आपके सारे कलंक मिटा देंगे। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत नहीं होंगे? उन्होंने अपनी जो महारानी थी विक्टोरिया, उसके स्टैचू पर जो दाग लगा था उसको मिटा दिया, तो आपके दाग को भी वो मिटा देंगे। शायद आप पर यह बात अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। मतलब हमारी पृथ्वी की छाया आप पर पड़ती है तो आप पे ग्रहण लग जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है ना, पर आपका
अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। मतलब लोग अभी भी यही सोचते हैं कि राहु आपको निगल जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। जब धरती आपके सामने आती है तब आपके ऊपर परछाई पड़ती है, वो ग्रहण होता है। ऐसा भ्रम लोगों के मन से अभी तक नहीं निकला, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनती करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में आपके और न आपके स्वामी भून भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है। मतलब आपका साम्राज्य नहीं है, और ना आप भारत की यह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रस्तु मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। मतलब अब आपका राज्य नहीं रहा, यहाँ पर दूसरे द्वीप से आए शक्तिमान और गोरे लोगों का राज्य हो गया है, वो यहाँ के सुख को भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इसी विधा विशारद गौरांग प्रभुओं से कृपा कटाक्ष का परिणाम है। मतलब इन लोगों से मैंने जो सीखा है, इन लोगों का जो मैंने बिहेवियर देखा है, उसकी वजह से ही मैंने आपसे ऐसा विवाद किया है, इन्हीं बातों का वर्णन इसीलिए किया है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम के मात्र हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति। अब जो 2-4 नाम के राजा रह गए हैं वो भी लकड़ी के पुतलों के जैसे हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वो नाचते हैं। अंग्रेज जो उन्हें कहते हैं वही वो करते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को अवश्य साथ लेके आना। मतलब जो उनके फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी, उनको वैद्य उनके देवलोक के, और जो चीफ जस्टिस जो न्याय करते हैं चित्रगुप्त जो सबका न्याय करते हैं, तो कहते हैं उनको भी साथ लेके आना। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे, उन्हें बहुत सारी शिक्षा मिलेगी। यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात नहीं होगी। अगर प्लेग जैसी बीमारी आपके चंद्रलोक में घुस गई, देवलोक में घुस गई, तो उसको नहीं हरा पाओगे। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उस पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर इन बीमारी से नहीं लड़ पाए तो आपकी जड़ी बूटियों से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज आपके यहाँ की दंड विधि में बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। मतलब यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है उसका अगर उसको स्टडी करेंगे ना तो चित्रगुप्त जी को बहुत सहायता मिलेगी, वो भी अपने कानूनों में बदलाव कर सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाइए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से आपके ऑफिस में कार्य की अधिकता होगी, तब उनकी राइटर बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। मतलब जब आओगे और ज़्यादा भार ना लगे तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर ले जाना। अगर प्लेग वगैरह जैसी बीमारी हो गई तो अगर उसका डाटा रखने में आपको दिक्कत होगी तो आपका 2-4 दिन का काम 2 घंटे में ही हो जाएगा टाइपराइटर से। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे बहुत सारी बातें कही, ना तो आपने मेरे फेवर में कुछ कहा, ना उसके अगेंस्ट कुछ कहा, परंतु आपके इस मौनावलंबन को स्वीकार का ही सूचक समझती हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपने जो जवाब नहीं दिया तो अब आपने मेरी सारी बातों को स्वीकार ही किया होगा। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, सरस्वती, 1904 ईस्वी। अब इस कहानी कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो क्या है? जैसे पहला पॉइंट है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में, सबसे पहले ये निबंध के रूप में 1904 के सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसके कई पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। मतलब सबसे पहले ये निबंध के रूप में आई थी 1904 में, उसके बाद दूसरी मैगजीन्स के अंदर इसको कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी एक निबंध है। मतलब ये किसने लिखा है? लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने, और उनका निबंध है नवनीत। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं वो कहानी नहीं, एक निबंध है। इसका दूसरा पॉइंट है, यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है। मतलब एक लेटर के रूप में लिखी गई ये पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे
निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब ये किससे प्रभावित है? शिव शंभू के चिट्ठे एक निबंध है, उससे प्रभावित है ये कहानी। तीसरा, बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग किया है। मतलब वो चंद्रदेव को ताना दे रही कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। उसने एक व्यंग किया है किसके ऊपर? लॉर्ड कर्जन के ऊपर, जो यहाँ के वायसराय बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन किया गया है। मतलब उसने कहा है कि प्रमोशन पाने के लिए किस प्रकार चाटुकारिता चलती है। तो उसने चंद्रदेव से कहा था अगर आप यहाँ होते तो आपका भी प्रमोशन हो गया होता। इससे तत्कालीन समय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का चित्रण है। मतलब इस पत्र के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भारत में किस प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी। मतलब बंगाल विभाजन सरकार में जो 1903 में शुरू हुई थी, 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था। बंग महिला ने बंगला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। मतलब उन्होंने बंगला कहानियों को हिंदी में कन्वर्ट करके कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया है। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। मतलब पूरी कहानी के अंदर हिंदी के वर्ड्स भी इस्तेमाल किए गए हैं, अंग्रेजी के वर्ड्स भी हैं और हिंदी के तत्सम शब्द जो संस्कृत हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के ही वर्ड होते हैं। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र है। मतलब उस कहानी में चंद्रदेव से बातें करते करते उसने ये बताया कि हमारी कंडीशन कितनी खराब है। सन 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। मतलब उनका ये इस कहानी का जो प्रचारण है, संपादन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1911 में किया। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें कर रही है। संवादात्मक मतलब डिबेट, संवाद कर रही है, बातें कर रही है। ठीक है।